हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल जो है 1 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। तो आज हम 3 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटीपी के। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर चैनल पर आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सोशल एक्सपेक्टेशन एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज। क्या है क्वेश्चन कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि डेवलपमेंटल टास्क मतलब विकासात्मक कार्य, या फिर दूसरा डेवलपमेंटल नीड या फिर विकासात्मक आवश्यकताएं, और तीसरा है विकासात्मक बाधाएं मतलब डेवलपमेंटल हजार्ड्स, और फिर चौथा क्या है ऑप्शन डेवलपमेंटल डोमेन्स विकासात्मक क्षेत्र। क्या होगा क्वेश्चन क्या है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। डेवलपमेंटल टास्क मतलब कि विकासात्मक कार्य, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंटल डॉट क्या मतलब विकास डॉट क्या है विकास डॉट, तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी इन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा की ओर होता है। क्या विकास कैसा होता है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा की ओर, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन क्या है कि डेवलपमेंटल प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो नीचे से ऊपर की ओर विकास तो नहीं होता है, तो हमारा बी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर तीसरा है इज आई यूनि डायमेंशनल मतलब कि एक आयामी है, तो विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास जो है बहुआयामी होता है मतलब कि मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास के जो है ढेर सारे आयाम हैं, ऑस्पेक्ट ढेर सारे हैं, तो इस ये भी हमारा रंग होगा। और फिर डी ऑप्शन क्या है, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल एफर्ट्स, क्या है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, विकास वातावरणीय और आनुवंशिक दोनों कारकों से प्रभावित होता है, और ना कि केवल जो है वातावरण या फिर केवल आनुवंशिक, ऐसा नहीं है, दोनों से ही प्रभावित होता है। तो हमारा डी सी और बी ऑप्शन रंग होगा। तो ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर मतलब कि सेंटर टू पेरिफेरी होता है डेवलपमेंट, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन अजर्सन और रीजनिंग की क्वेश्चन है। अजर्सन क्या है, अजर्सन है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। क्या है संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो है दिमाग से होता है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, हमारे दिमाग से होता है, हमारी रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग से होता है, परसेप्शन से होता है। तो क्या है कि ये मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। फिर हमारा इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो मानव होता है वो मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख पाता। तो ऐसा नहीं है कि वो मिडिल चाइल्डहुड तक ही जो है चीज़ों को सीख सकता है, उसके बाद नई चीज़ों को नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं है, सीख सकता है। तो हमारा जो है अजर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। और अजर्सन क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सिर्फ मिडिल चाइल्डहुड तक ही नहीं विकसित होता है, आगे भी विकसित होता है। तो ये भी गलत है, मतलब अजर्सन और रीजन हमारा दोनों ही रंग है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन होगा कि बोथ अजर्सन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भूमिका दर्शाता है। तो सामाजिकरण में किसकी भूमिका जो है दर्शाता है वो, तो फर्स्ट है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब कि धार्मिक इंस्टीट्यूशन या फिर धार्मिक संस्थान जिसको कहते हैं, और दूसरा है फैमिली, और तीसरा है मीडिया, और चौथा है स्कूल। तो किस सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है, तो वो जो है एक रियलिटी शो कर रही है, मतलब कि वो मीडिया जो है मीडिया को दर्शा रही है, मतलब कि जो है सी ऑप्शन इसमें होगा। और मीडिया क्या है, मीडिया जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो इसमें जो है सामाजिकरण में मीडिया की भूमिका निभाती है, मतलब कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
फैमिली और धार्मिक संस्थान या फिर जो है विद्यालय का कोई इसमें महत्व तो नहीं है, मीडिया इसमें होगा, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। क्या है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन व्हिच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सीरिएट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, मतलब कि एक क्रम में किस अवस्था में वस्तुओं को लगा सकते हैं, योग्यता पा जाते हैं। तो क्या होगा, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर, और दूसरा प्री ऑपरेशनल, और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो किस स्टेज में जो है बच्चा से जो है चीज़ों को क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है, तो किस में होगा, तो वो कॉन्क्रीट स्टेज में होगा, जिसमें जो है क्लासिफिकेशन और सीरिएशन जो है डेवलप हो जाते हैं उनके अंदर। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, कॉन्क्रीट एज। फिर आगे देखते हैं, अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डॉट कहलाती है, तो क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और जो है परिवर्तित करती है, तो क्या कहलाता है, मतलब कि ट्रांसफर मेंटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, फर्स्ट डेफर्ड इमिटेशन मतलब नकल उतारने जैसा व्यवहार, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व, या फिर तीसरा एस्मिलेशन, या चौथा एक्विलिब्रेशन मतलब कि संतुलीकरण। तो क्या होगा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, संतुलीकरण जो है बैलेंस बना के चलता है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, संतुलीकरण। फिर आगे देखते हैं, 7th क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डॉट का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। क्वेश्चन क्या करें, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका जो है क्या उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है, मतलब कि बच्चा जब जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उन्हें वो हिंट दे रही है। तो क्या होगा, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट, यह डॉट का उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, तो इसका फोल्डिंग का होगा, या फिर रिवर्सिबिलिटी, या फिर सीरिएशन, या फिर एक्सपोजिटरी टीचिंग का होगा। तो किसका होगा, तो ये स्कैप फोल्डिंग होगा, स्कैप फोल्डिंग जिसको हम पाढ़ कहते हैं, मचान कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। यह जो है इसका फोल्डिंग का उदाहरण है कि वह जो इसका फोल्डिंग का मतलब कि जो है बच्चों को इशारा देना, संकेत देना, जिससे वो आगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसे हम इसका फोल्डिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा उसमें। फिर आगे क्वेश्चन क्या, व्हिच थ्योरिस्ट असर्ट्स, क्या है, व्हिच थ्योरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो क्या होगा, निम्न में से कोई किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या है कि सिद्धांतकारी ने कहा कि जो है संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है या फिर कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। तो क्या है, लेव वाइगोस्की ने कहा था, या फिर इवान पावलोव ने कहा था, या फिर वीएफ स्किनर ने, या फिर जॉन जेबी वाटसन ने। तो किसने कहा था, तो जो है लेव वाइगोस्की ने कहा था। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो है बच्चा जो है जब कोलैबोरेट करके सीखेगा, जो है चीज़ों को समूह में सीखेगा, ग्रुप लर्निंग करेगा तो अच्छे से सीख सकेगा, और उसका सीखा गया ज्ञान वो अस्थायी होगा। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लेव वाइगोस्की। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के इस सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है। तो क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। क्या है कि हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनाइन प्रोस्पेक्टिव, मतलब उसके सिद्धांत जो है नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। और फिर दूसरा क्या है कि उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। और फिर तीसरा है कि उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। और फिर चौथा है कि उन्हें बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी उसका जो क्रिटिक्स था वो क्या था कि नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, जो है मतलब कि जो है उसमें जो है महिलाओं के जो है इमोशंस को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो यही उनके क्रिटिक्स हैं। तो यही जो है राइट ऑप्शन है, और इनके क्रिटिक्स अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। फिर आगे देखते हैं क्या है,
आगे क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? क्या नहीं है? उन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे तो उनमें से कौन सी बुद्धि नहीं है, तो यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्या नहीं? म्यूजिकल, संगीतमय है, और दूसरा लिंग्विस्टिक ये भी है, और तीसरा बॉडी काइनेस्थेटिक ये भी है, और चौथा प्रैक्टिकल तो ये नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये जो है उनका उनकी जो थ्योरी, उनका सिद्धांत जो है वो उनमें से ये नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, प्रैक्टिकल। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है तो फर्स्ट है विविध स्पष्टीकरण, मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, तो क्या? और दूसरा रूट मेमोराइजेशन एंड क्या है? वर्टिम रिकॉल, फिर रट कर याद करना और शब्दशः पुनरावृत्ति, और फिर तीसरा रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, और फिर चौथा है रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि विविध स्पष्टीकरण। यही जो है क्लासरूम का एक उदाहरण है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, विविध स्पष्टीकरण। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन क्या है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट अप्रोच? क्या है? बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? क्या? बहुभाषिकता, मतलब कि मल्टीलिंग्वलिज्म की बात किया है इसमें, उसके संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, मतलब कि विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ। जो है तो बच्चे जब जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो अपनी मातृभाषा का ही यूज करते हैं बोलने के लिए, तो उन्हें जो है दंडित नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, कि स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो, मतलब कि वही भाषा जो है, मतलब उसकी स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो उनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, मतलब कि जो है स्कूल में सुझाया जाए, जो स्कूल में बताया जाए जो लैंग्वेज वही बोला जाए, तो ये भी नहीं होगा। ये भी बी ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन क्या है कि जो है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसे वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो हाँ, यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग एरिया या फिर अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो जो है अलग अलग तरीके से अपनी भाषाओं के साथ आता है, तो जो है उसे कक्षा में सम्मान देना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो यही हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे 13 क्वेश्चन देखते हैं कि वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या होगा? वह बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को जो है मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, कि मतलब कि मम्मी जो है वो बाहर काम करने जा रही है और पापा जो है घर पे किचन का काम संभाले, ऐसे कुछ ही देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि अधिक संभावना है कि वह जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, और फिर सी है अधिक संभावना है कि वह जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि जो है वो अपनी मम्मी को उपकरण ठीक करते हुए देख रही है और देख रहा है बच्चा, और जो है पापा को जो है बच्चों की देखभाल करते हुए, तो ऐसा जो है रूढ़ियों जो है जेंडर स्टेरियोटाइप का पालन वो नहीं करेंगे। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा 14 क्वेश्चन क्या है कि द प्रोपोज्ड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि 2020 RNAP 2020 आर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या हैं? तो क्या उद्देश्य हैं?
तो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। तो ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और फिर सेकंड ऑप्शन है कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। और फिर तीसरा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। और फिर चौथा है कि कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ये था, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और फिर दूसरा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, तो थर्ड ऑप्शन भी राइट है। और फिर अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना ये नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना ये भी नहीं होगा। हमारे इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 15 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन क्या है कि डायनेमिक असेसमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड, मतलब कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? तो फर्स्ट है बच्चे का बौद्धिक स्तर, और दूसरा है समकक्षों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद। तो कंपैरिजन जहाँ होगा वहाँ हमारा ऑप्शन हमेशा गलत ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड, मतलब कि बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। और फिर डी ऑप्शन है कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या फिर नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो क्या समझने में मदद करता है? तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बच्चे का बौद्धिक स्तर समझने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो क्या करने से बचना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने की मौके देने चाहिए, मतलब कि अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव्स। और फिर दूसरा क्या है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियों प्रदान करना। और फिर तीसरा कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। और फिर चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मतलब कि गिफ्टेडनेस और फिर विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो क्या करने से बचना चाहिए? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा कि तो इसमें किससे बचना चाहिए? तो अध्यापक केंद्रित, मतलब टीचर सेंटर्ड करिकुलम से बचना चाहिए। मतलब कि अध्यापक से जो है वो अध्यापक केंद्रित ना होकर के जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए जो है पाठ्यक्रम। तो यही हमारा गलत ऑप्शन है। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जबकि जो है जो एजुकेशन है वो क्या है कि जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो यही ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब कि यही ऑप्शन सी ऑप्शन है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है सही विद्यार्थियों की मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग। और दूसरा है कि अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। और फिर तीसरा है कि सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं। और चौथा सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, ऐसे जो है विद्यार्थी ऐसा तंत्र तैयार करना चाहिए। तो क्या तैयार करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा गलत ऑप्शन है। और दूसरा देखते हैं अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड प्रोस्पेक्टिव, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। नियुक्ति स्थान पर
नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेत हैं? तो फर्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और दूसरा विजुअल इम्पेयरमेंट, और फिर तीसरा है डिसलेक्सिया, और चौथा है डिस्ग्राफिया। तो जो है क्या है कि बच्चा जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, और जो है नियुक्त स्थानों पर नहीं बैठ पाता, मतलब बेचैन रहता है। तो उससे जो है डिसऑर्डर हुआ है, डिसेबिलिटी है। तो कौन सी डिसेबिलिटी है? तो वो क्या है? ADHD हम कहते हैं जिसको, क्या है? ADHD, जिसे हम क्या कहते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसका जो है फुल फॉर्म है ADHD का। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है चीज़ों पर। तो यही ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यही इसको जो है डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर हुआ है ADHD। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन क्या कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डॉट क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि श्रवण बाधिता वाले मतलब कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है, विद्यार्थियों के समावेशन ही तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। और दूसरा है सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। और फिर तीसरा सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और फिर चौथा है कि जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि बच्चा जो है वो सुन नहीं सकता है तो वो इशारे से बात करेगा, मतलब कि इशारे से किए हुए बात को ही वो समझ पाएगा। तो इसीलिए उस वक्त नहीं बोलना चाहिए जब जो है बच्चा आपका चेहरा ना देख पाए। जब आप इशारा करेंगे, आपका चेहरा देखेगा, तभी वो समझ पाएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब बच्चा विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है कि ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं वह किसे समन्वित करते हैं? तो किसे कहते हैं? रोट मेमोराइजेशन, या फिर क्रिएटिविटी, या फिर फ्रस्ट्रेशन, या फिर कंपटीशन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन क्या होगा कि ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं वह किसे समन्वित करते हैं, मतलब कि प्रमोट करते हैं। तो वो जो है क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, सृजनात्मकता को प्रमोट करते हैं, मतलब कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेंट बाई सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या है? क्या पूछा है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या है? तो क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। क्या है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, तो ये भी नहीं होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। और चौथा ऑप्शन क्या है कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो सेंसिटिव पीरियड का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, मतलब कि ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। तो सेंसिटिव पीरियड जो है बच्चे का क्या कौन सी जो है स्टेज होती है? तो वो जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है, मतलब कि शैशव अवस्था जो होता है वो बच्चे के विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है। और इसमें जो है बच्चे का जो विकास होता है वो तेजी से होता है, फास्टेस्ट होता है, मतलब कि तेजी से ग्रो करता है बच्चा। तो इसीलिए इसे संवेदनशील अवधि माना गया है, जो कि और इन्फेंसी स्टेज जो कि जो है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, मतलब कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। क्या प्रतिपादित करता है? तो ये सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है? तो सेफेलो का मतलब होता है सर। सेफेलो का क्या मतलब होता है? सर होता है, मतलब कि हेड। और कॉर्डल का मतलब पूंछ होता है, पूंछ का मतलब होता है कि पैर से रिलेटेड है।
क्या है, पैर मतलब कि सर से पैर, प्रिंसिपल मतलब कि शीर्षगामी हम जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मतलब कि विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है, क्या प्रतिपादित करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोज, मतलब कि विकास जो है वो सिर से पांव तक होगा। और फिर दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमाइटिस, मतलब कि विकास केंद्र से छोरों तक होता है। और फिर तीसरा डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टोज टू हेड। और चौथा क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम एक्सट्रीमेट्स टू द सेंटर, मतलब विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो पूछा गया क्या है, किसी फेलोकॉर्डल की बात करी गई है, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि हेड टू टोज। क्या होगा, हेड टू टोज होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा, जो है कि विकास जो है वो सिर से पैर तक होता है, हेड टू टोज होता है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि विकास केंद्र से छोरों तरफ होता है, तो ये जो है सेंटर टू पेरीफेरी जिसे हम कहते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। और फिर तीसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा और चौथा भी हमारा रॉन्ग ही हुआ। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। और इसके पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तो हम करते हैं तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि थॉट बिकम्स ऑब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मतलब कि इस अवधि के दौरान विचार जो है अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। क्या है, अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। तो किस जो है अवस्था में होता है, तो फर्स्ट है शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, और फिर तीसरा मध्य बचपन, और क्या है किशोरावस्था। तो किस में जो है एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक हो जाता है, तो किस में हो जाता है, तो एडोलसेंस में हो जाता है। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, एडोलसेंस किशोरावस्था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंजिंग स्कीमास, क्या है रीअरेंजिंग स्कीमास। फिर आगे क्या है, लिंकिंग देम विथ अदर स्कीमा टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन अ पियाजे थ्योरी इज रिफर्ड टू एज, मतलब कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हीं स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा गया है। तो क्या क्या गया, फर्स्ट है एस्मिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, या फिर चौथा मैचुरेशन। क्या है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, मतलब रीअरेंज करना, और फिर उन्हें जो है स्कीमा से जोड़ने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसमें जो है उसको संगठन कहते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन इन, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि बच्चे बच्चे में मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। क्या क्वेश्चन है कि बच्चे में मानसिक रूप से समस्या को जो है हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या जो है वो स्वयं जो है सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, मतलब कि वो मटेरियल जो है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, ना कि सिंबल होना चाहिए जो है। तो किस स्टेज में होगा, तो फर्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और तीसरा सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर चौथा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो किस अवस्था में जो बच्चा है वो जो है वो सिंबल के थ्रू ना सीख करके वो मटेरियल या फिर कॉन्क्रीट चीज़ों के से सीखता है, तो किस स्टेज में वो सीखता है, तो वो जो है कॉन्क्रीट स्टेज में सीखता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सिंबल के थ्रू न सीख करके जो है वो स्वयं सामग्री से संबंधित चीज़ों को सीखता है। तो जो है सिंबल के थ्रू जो है किस में सीखता है, तो वो जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबल के थ्रू सीखता है, लेकिन जो है कंक्रीट जो है जो मटेरियल होता है उसके रूप में, तो वो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखेगा। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको जरूर पता होगा। फिर आगे देखते हैं क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कंसीडर द चाइल्ड एज, मतलब कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो फर्स्ट है ब्लैंक स्लेट, नहीं ब्लैंक स्लेट के रूप में नहीं देखते हैं, एक कोरी पट्टी की तरह नहीं देखते हैं। दूसरा है पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान के सक्रिय निष्क्रिय निर्माता। तो नहीं, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं हमारे वो जो है बच्चे को सक्रिय रूप में देखते हैं, एक एक्टिव जो है नॉलेज बिल्ड करता है एक्टिवली, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा है एक्टिव विंग्स
इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा जो है। और डी है मिनिएचर एडल्ट, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है बच्चे जो है वो ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, मतलब कि बच्चा जो है इसमें एक्टिव होता है। समाजवादी सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी जो बच्चे हैं वो जो है किस प्रकार देखते हैं, तो वो एक्टिवली देखते हैं बच्चों को। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना, मतलब कि स्कैफोल्डिंग करना प्रदान करना किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो फर्स्ट ऑप्शन समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और दूसरा प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, और चौथा तीसरा है सकारात्मक पुनर्बलन, और चौथा सीखने का हस्तांतरण। तो जो है क्या स्कैफोल्डिंग क्या होगा, तो इसमें जो है ए ऑप्शन होगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। और स्कैफोल्डिंग की बात या फिर जेडपीडी जिसे हम कहते हैं, जेडपीडी की बात कौन करता है, तो लेव वाइगोस्की करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे 8th क्वेश्चन देखते हैं कि किसने प्रस्तावित किया, हु प्रपोज्ड दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इज अ जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट सी इज कैपेबल ऑफ नोइंग विथ सपोर्ट, मतलब किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान जो है वो बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। तो किसने किया ये, तो लेव वाइगोस्की ने किया, मतलब कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। जो है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जेडपीडी की बात जो है इसमें इस क्वेश्चन में जेडपीडी की बात की गई है, तो ये जो है कौन करता है, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है कि अ क्लास इज व्हिच क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का एग्जाम्पल कौन है। तो कौन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि a class in which the student are sitting in a group and the teacher take turns to go to each group, मतलब कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि जो है प्रत्येक बच्चे पर जो है टीचर जो है वो ध्यान दे जो है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि एक अच्छा जिसमें छात्र जो है समूह में बैठे हैं और शिक्षक जो है बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे 10th क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार जो है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। गोल्डन रूल की बात कर रहा है, तो जो है क्या है, नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखते हैं किसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब कि सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, और दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और फिर तीसरा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, और चौथा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो फिर किसका चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। गोल्डन रूल इसी को कहते हैं, अच्छा लड़का लड़की का सिद्धांत को हम जो है गोल्डन रूल कहते हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे 11th क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट डॉट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, नहीं ये भी नहीं है। और दूसरा है व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, नहीं। और फिर तीसरा है मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। और फिर डी है असेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, मतलब कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, यही डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहा है कि बुद्धि जो है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो अजर्सन क्या है कि शिक्षकों का मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। और फिर रीजन क्या है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज कर देना चाहिए। तो इसमें हमारा जो है दो अजर्सन और रीजन हमारा दोनों ही फॉल्स हैं, गलत हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो है अजर्सन रीजन दोनों फॉल्स होगा, मतलब कि हमें इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इनकरेजिंग गर्ल टू टेक अप लैंग्वेज एंड
आर्ट एंड डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जो है किसका उदाहरण? फर्स्ट है जेंडर इक्वेटी और दूसरा है जेंडर कॉन्स्टेंसी और तीसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और चौथा है जेंडर इम्पावरमेंट। तो इसमें जो है किसकी स्टीरियोटाइपिंग की बात की गई है कि जो है वो जो है भाषा और कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना। तो ये क्या है? ये जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है कि मतलब कि स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहा है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जेंडर भेदभाव। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर क्या 14 क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है कि भाषा विचार निर्धारित करती है। भाषा जो है विचार निर्धारित करती है। और दूसरा क्या है? विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। विचार जो है वो भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? कि भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल होता है। और फिर चौथा क्या है? कि भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा कि भाषा और विचार के बीच संबंध जो है वो द्विदिशात्मक होता है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल होता है। हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि टू इंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड, मतलब कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्या? सीखने के आकलन, मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय सीखने के लिए लर्निंग, मतलब कि असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा है। तो क्या होगा? फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि स्व मूल्यांकन, और दूसरा पीयर असेसमेंट सहकर्मी मूल्यांकन, और तीसरा क्वांटिटेटिव फीडबैक, और चौथा कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर और क्वांटिटेटिव फीडबैक हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट सेकंड मतलब सेल्फ पीयर और क्वांटिटेटिव हमारा तीनों सही होगा। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे 16 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। तो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा कौन देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? छात्रों को शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट, नहीं को हम जो है छात्रों को फिजिकली हम पनिश करके उन्हें जो है बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, समावेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग होगा। और दूसरा है लर्निंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो ये भी नहीं होगा कि जो है बच्चे में प्रतिस्पर्धा पैदा किया जाए एग्जाम्स के लिए, ये भी नहीं होगा। और सी है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और चौथा स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, तो ये भी नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं होगा इसमें। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यही हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जो है बच्चे जो है विविधता का सामान, जो बच्चे होते हैं अलग अलग एरिया से अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए रहते हैं, उनकी जो है भाषा या फिर उनकी वैल्यूज उनके जो नॉर्म्स हैं उनको जो है ध्यान में रखकर उनके सम्मान उनका जो है सम्मान करना चाहिए, उनको ध्यान में रखकर लर्निंग करवाना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंज इन पेइंग अटेंशन एंड सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट इन टास्क, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है।
मतलब कि बच्चा जो है ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है। इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब यही होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, और दूसरा डिस्ग्राफिया है, और तीसरा डिसलेक्सिया है, और चौथा क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा कि बच्चा जो है किसमें जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो कौन सी डिसेबिलिटी होगी, तो ये क्या है, ADHD हम इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं, ADHD, हाइपर एक्टिविटी हाइपर डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें जो है बच्चा जो है लर्निंग के वक्त जो है ध्यान केंद्रित ज़्यादा वक्त नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों पर। तो इसीलिए जो है ये तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ADHD या फिर जो है ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज अ टीचर शुड प्रैक्टिस, मतलब विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए, किसका अभ्यास करना चाहिए, तो फर्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म, और दूसरा है सेग्रीगेशन, तीसरा है लेबलिंग, और चौथा है स्टीरियोटाइपिंग। तो हमारा B, C एंड D जो है ऑप्शन क्या है, ये नेगेटिव ऑप्शन है, और ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि बहुभाषावाद। क्या है, बहुभाषावाद हमारा राइट ऑप्शन होगा कि विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में जो है बहुभाषा का अभ्यास करना चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आया हुआ है, तो श्योर है कि उसकी जो भाषा होगी वो अलग अलग होगी। तो इसीलिए जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो है बच्चे को सीखने में भी आसानी होती है, और बहुभाषावाद क्लासरूम के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंक्लूजन ऑफ, मतलब कि संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो किसके समावेशन में मदद मिलेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, और दूसरा प्रतिभाशाली छात्र, और तीसरा है स्वलीनता वाले छात्र, और चौथा है क्या है, पठन वैकल्य वाले छात्र। तो किसमें मिलेगा, तो फर्स्ट जो है इसमें हमारा जो है चौथा वो चारों ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या कि जो है चारों ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जो है बौद्धिक चुनौती वाले छात्रों को भी, और प्रतिभाशाली और स्वालीनता वाली या फिर पठन वैकल्य जो है जितने भी छात्र हैं उन सबको जो है समावेशन में मदद मिलेगी। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखते हैं, फोर्थ D ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसमें चारों ऑप्शन है, तो D ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, which of the following is are correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of student with specific disability, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो फर्स्ट है जो है क्या है, इसमें जो है इसमें डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर दिया गया है, और उससे संबंधित जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको दिया गया है, तो उसी युग्म को सही है कि नहीं ये पहचानना है हमें। तो फिर देखते हैं डिसकैलकुलिया, जो कि एक बीमारी है, और इसमें लक्षण क्या है, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, और दूसरा डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया जो कि एक पठन संबंधी बीमारी है, जिसमें जो है बच्चा पढ़ नहीं पाता है चीज़ों को। तो लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि लिखने के लिए लंबे निबंध देना, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये रंग है ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन है विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ये C ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको हम दृश्य हानि कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो देख नहीं पाता है, तो क्या है उसको पढ़ने के लिए क्या सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। मतलब कि जब बच्चा जो है देख नहीं पाता है तो उसे टेक्टाइल या फिर टच करने वाली मटेरियल या फिर जो है उसे ऑडिबल मटेरियल देना चाहिए, जो है देना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, C ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, या फिर उसे टच करके चीज़ों को सीख सके ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, नहीं तो जो है उसे ऑडिबल या फिर वो सुन सके ऐसी चीज़ों को देना चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं पाता है। तो इसीलिए C ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा। फिर आज के हमने जो है क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कल की हम प्रीवियस क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर के ही 2022 के जितने भी पेपर हैं हम करवाएंगे उनको। तो कल हम दो जनवरी के क्वेश्चन पेपर या फिर आगे जो पेपर हुए हैं ऑनलाइन पेपर, हम उनके क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और देखना है आगे, तो जो है आप प्लेलिस्ट बनी हुई है सेंट्रल एकेडमी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो आज इस वीडियो में इतना ही।
कल हम फिर से ऑनलाइन पेपर CDP के क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगी वीडियो आप। धन्यवाद।